हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर। दोस्तों इस वन शॉट वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। तो दोस्तों कॉपी किताब उठा लो और चलो मेरे साथ आप पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, आप तो बहुत मजे ले लिए आपने, आप थोड़ा बहुत पढ़ भी लो। ठीक है, चलिए आइए फिर शुरू करते हैं हम आज की क्लास को अपने। देखिए आप लोग ऐसे जुड़े रहिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ऐसे ही बनाऊंगा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप कौन था तथा अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले कौन या किसने पढ़ा? तो दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। इसको भारतीय इतिहास में क्या था, रुचि थी, भारतीय इतिहास में गहरी रुचि थी। और 1830 दशक में इसने क्या करा, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का गहन अध्ययन किया और इसी के साथ क्या हुआ, इसका अर्थ निकाला इसने और भारतीय अभिलेख विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। मतलब इसी व्यक्ति की वजह से क्या हुआ, भारतीय अभिलेख में प्रगति होना चालू हुआ। ये हमारे हैं कौन, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अब देखो अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़े? तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा। ठीक है, जो पढ़ा अभिलेख वो ये रहा और ये अशोक है। ठीक है, चलो कब पढ़ा था दोस्तों? तो 1837 से 1838 में अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो दोस्तों अशोक के अभिलेख के प्रकृति कैसी थी? तो ये ज्यादातर अधिकतर जो था इसका भाग वो ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी और कुछ भाग जो थी वो खरोष्टी लिपि में भी लिखी गई थी। अब ये भाषा जो थी प्राकृतिक पाली और प्राकृतिक भाषाओं का भी इसमें प्रयोग किया गया था। तो टोटल ये हमारा एक क्वेश्चन बना 3 मार्क्स का, जेम्स प्रिंसेप कौन था और अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा? तो क्या जाना आपने कि ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, इसे भारतीय इतिहास में काफी ज्यादा रुचि थी। ठीक है, और इसने ब्राह्मणी खरोष्टी लिपि का गहन अध्ययन भी किया था और अर्थ निकाला। ठीक है, और इसी के बाद से क्या है, भारतीय अभिलेख में प्रगति होना शुरू हुई। तो दोस्तों अगर मेरी आवाज धीरे स्लो हो रही होगी तो आप 2x करके देख लो, चैप्टर पूरी देखना, बीच में मत छोड़ना वीडियो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महाजनपद से आप क्या समझते हैं? महाजनपद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, महाजनपद से आप क्या समझते हैं? महाजनपदों की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों देखिए, महाजनपद प्राचीन भारत में 16 बड़े राज्यों को कहा जाता था जो भिन्न आकार और स्थिति में अलग अलग फैले हुए थे। इनमें प्रमुख राज्य बज्जी, क्रू, पंचाल, गांधार, अवंती, कौशल, मगध आदि ये सारे थे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, महाजनपदों की विशेषता। तो दोस्तों ये राजतंत्रीय शासन होता था, मतलब कुछ जो बड़े बड़े महाजनपद थे वहां पे क्या राजाओं का राज होता था, राजा सारा शासन चलाता था। जबकि कुछ गणराज्य ऐसे भी थे जहां पर लोगों का समूह राज करता था। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट, राजधानी और किले। तो दोस्तों महाजनपदों के पास अपना राजधानी होता था और उस राजधानी को चारों तरफ से किलेबंद किया गया था। बहुत बढ़िया दोस्तों, बने रहे और ऐसे ही पढ़ते रहे। देखो सेना और नौकरशाही, क्या सेना और नौकरशाही, देखो वो रखरखाव के लिए किलेबंदी और शहरों का रखरखाव करने के लिए सेना नौकरशाही की आवश्यकता होती थी और इन्हें नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। अगर आपके माता पिता काम करते तो उन्हें पैसा मिलता है ना उनके काम का, और उससे आप पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, अपने डेली लाइफ का खर्चा चलाते हैं सब। ठीक है, तो यही चीज है सेना और नौकरशाही। ठीक है, तो यही है हमारा भारत, यही सारे जो है इसी के आसपास सारे जो है हमारे 16 महाजनपद थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मगध के सबसे महाशक्तिशाली महाजनपद बनने के पीछे क्या कारण था? मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों बना दोस्तों? तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं, तो देखते हैं कि करके देखिए। पहला है कृषि की उपज। तो मगध के अंदर क्या था दोस्तों कि जो भूमि थी वो काफी उपजाऊ थी जिसमें कृषि अधिक होती थी। मगध में कृषि की उपज अत्यधिक थी जिससे हर साल 2 फसलें उगाई जाती थी जो राज्य की समृद्धि का कारण बनना। मतलब पहला कारण क्या था, कृषि की उपज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लोहे की उपलब्धता। क्या दोस्तों कि मगध के अंदर लोहे ज्यादा थी जिससे अनेक प्रकार के उपकरण और औजार बनाए गए जिससे मगध को क्या मिली, प्रसिद्धि मिली। देखो मगध में लोहे की खदानें थी जिसका उपयोग कृषि उपकरणों और सेना हथियारों के निर्माण में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा घाटी नदी के किनारे स्थित होना। अब जो ये मगध था वो दोस्तों कहा था, गंगा घाटी के निकट स्थित था जिसके कारण से भी उसकी सहायक नदियों से व्यापार करना आना जाना बहुत सुलभ और सुगम होता था, जिस कारण से भी क्या हो सकते इसको एक लाभ मिला। ठीक है, चौथा पॉइंट, शासकों की नीतियां। देखो यहाँ पर मगध के अंदर विभिन्न
शक्तिशाली बढ़िया शासक थे जिन्होंने मगध की समृद्धि में अपना अपना योगदान दिया। ठीक है, जैसे कि बिंबिसार, अघातशत्रु, महापद्मानंद, ये सारे जो थे बड़े ही दिग्गज शक्तिशाली नेता थे जिन्होंने मगध का समर्थन किया, नेतृत्व किया, जिससे मगध क्या हुआ, विकसित हुआ और शक्तिशाली महाजनपद बना। ठीक है, तो आइए शुरू से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कृषि की उपज अच्छी होना, लोहे की उपलब्धता, गंगा नदी के किनारे स्थित होना और शासकों की नीतियां, मतलब विभिन्न शासकों की नीतियां। तो ये सारे पॉइंट मिला के दोस्तों हमें बताता है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, लगा लो टिक और लिख लो फटाफट। ठीक है, बिल्कुल भी बकवास कुछ भी नहीं करेंगे, सीधी सीधी बात है, पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ, लेकिन कोई खिलवाड़ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यूट्यूब पे अगर अपना टाइम वेस्ट मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अच्छा ही चीज मिलने वाला है। ठीक है, आ जाओ। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कहां से मिलती है दोस्तों? तो आओ मौर्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं। देखिए, मेगास्थनीज की इंडिका बुक, मेगास्थनीज की इंडिका बुक से पता चलता है, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था, जो कि मौर्य साम्राज्य के राज दरबार में आया था, मतलब चंद्रगुप्त के राज दरबार में आया था और वहां पर रहकर उसने वहां के बारे में सारी जानकारियां अपनी किताब मेगास्थनीज इंडिका में लिखी। ठीक है, आगे कौटिल्य की आशा, जो कौटिल्य चाणक्य थे वो प्रधानमंत्री थे कहां के? मौर्य साम्राज्य के, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और उन्होंने वहां पे रहते हुए अर्थशास्त्र लिखा, जिसके अंदर राज्य प्रबंध, अर्थव्यवस्था, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक दृष्टिकोण पर महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था? मेगास्थनीज की इंडिका, दूसरा है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, जिससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो देखो दोस्तों, मूर्तिकला, अब वहां पे जो अवशेष मिले, जो मूर्तिकला मिली, मूर्तिकला यानी मौर्य काल की मूर्तिकला, जैसे अशोक के शिलालेख, क्या दोस्तों? अशोक के शिलालेख और स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में क्या कहती है? जानकारी देती है, क्योंकि जो अशोक था सबसे पहले और प्रभावशाली रूप से उसने ही अभिलेखों को लिखना चालू किया था। ठीक है, अब देखिए, अशोक के अभिलेख और धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों के माध्यम से मौर्य साम्राज्य के धार्मिक पहलुओं की जानकारी मिलती है। अशोक के स्तंभ और शिलालेख भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी क्या देती है हमें? सारी चीजें क्या बताती है? मौर्य साम्राज्य की जानकारी बताती है। पेपर में आए तो बिल्कुल फोड़ देना दोस्तों, 3 नंबर का क्वेश्चन टपकता है ये वाला भी। ठीक है, चलो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ना चालू करो। अगर अभी भी आपकी आंख नहीं खुली तो आंख खोलो भाई, पढ़ना चालू करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करना है। किसकी वर्णन करना है? मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था वहां पर। ठीक है, आ जाओ। देखो, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कुशल और संगठित था, बढ़िया, मतलब बिल्कुल मस्त, सही 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 से चलाते थे वो लोग, जिसमें केंद्रीय शासन व्यवस्था लागू की थी। राजा का निर्णय अंतिम निर्णय होता। अभी भी देखो आपके घर में अगर आपके पापा राजा, मम्मी राजा, अधिकतर तो मम्मी की चलती है ना, तो उनका निर्णय अंतिम रहता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद से सलाह भी लिया करता था। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में विभिन्न प्रशासनिक, सेना और सामाजिक व्यवस्था को स्थापित किया गया था, ताकि उसको मतलब प्रशासनिक कार्यों को सही ढंग से चलाया जा सके। तो आओ एक एक करके इसके पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो पाटलिपुत्र है ये हमारा प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है। ठीक है, जो कि पहले बिहार में था, मतलब आज के जो बिहार में है। ठीक है, देखो आ जाओ, प्रमुख प्रशासनिक केंद्र। तो पाटलिपुत्र क्या है? हमारा एक प्रशासनिक केंद्र है, प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है। ठीक है, देखो, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, जहां केंद्रीय शासन का नियंत्रण रहता था, जहां केंद्रीय शासन का नियंत्रण रहता था, मतलब यहीं से पूरे महाजनपद को चलाया जाता था। देखो, प्रमुख प्रांत 5 थे। पाटलिपुत्र प्रशासनिक केंद्र था हमारा, तक्षशिला, उज्जैन, तोसली, स्वर्णगिरी, और इन प्रांतों की प्रादेशिक राजधानी थी और इनका प्रशासन सम्राट द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो देख लो इंपॉर्टेंट होने वाला हमारे लिए प्रमुख शासनिक केंद्र जो है पाटलिपुत्र था, जहां से केंद्रीय शासन का नियंत्रण किया जाता था। बाकी और 5 थे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोसली, स्वर्णगिरी। ठीक है ना, इनकी भी अपनी राजधानी होती थी और इनका नियंत्रण कौन करता था? सम्राट करते थे। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलो ठीक है, आ जाओ। अब है सैनिक व्यवस्था। अब दोस्तों बात करते हैं, अब किसी भी मतलब राज्य को चलाने के लिए वहां के लिए सैनिक व्यवस्था भी होना बहुत जरूरी है। तो वहां पे देखो क्या था? विशाल
मौर्य साम्राज्य में एक विशाल सेना थी जिसमें पैदल सेना, हाथी, घोड़े सवार ये सारे थे दोस्तों। ठीक है, देखो सेना का संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियां थी जो कि इस प्रकार है। देखो पहले क्या है, नौसेना संचालन, जो मतलब वही नाव वगैरह जो पानी के अंदर चलते हैं वो सारी चीजें। फिर यातायात आपूर्ति, जो भी सामान वामान लाना हो, ले जाना हो, चाहे सेना का हो चाहे शासन के चलाने के लिए हो। ठीक है, और पैदल सैनिक भी थे, पैदल सैनिक, अश्वरोही जो पे घोड़ों पे सवार रहते हैं, घोड़े वाले जो सिपाही होते हैं वो, रथ चालक जो रथ पे बैठते हैं राजा महाराजा लोग, हाथी संचालन, हाथी पे भी लोग बैठते थे उस समय, हाथी पे भी बैठ के लड़ाई करने जाते थे, युद्ध करने जाते थे। तो ये हमारी क्या है, 6 उप समितियां हैं, ध्यान रख लो। 6, नौसेना, यातायात आपूर्ति, पैदल सैनिक, अश्वरोही, रथ चालक और हाथी संचालक। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सैनिक व्यवस्था। और जो ये मौर्य साम्राज्य की सैनिक व्यवस्था विशाल थी। ठीक है, हाथी, घोड़े, पैदल सेना ये सारे थे। अब गुप्तचर व्यवस्था, अब देखो होता नहीं है जो कि होते हैं मतलब खबर पहुंचाते हैं राजाओं के पास, तुरंत कुछ भी साजिश रची जाती है उनके खिलाफ। तो देखो मौर्य काल में एक मजबूत गुप्तचर नेटवर्क था जिसमें साधु, भिक्षु और अन्य व्यक्ति राजा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करते थे। यह गुप्तचर महलों, सैनिकों और अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखते थे ताकि कोई साजिश ना हो सके। क्योंकि देखो क्या पता मंत्री ही राजा को मारने के फिराक में हो, तो कैसे पता चलेगा। तो ऐसे में ना उस साधु और कुछ ऐसे छुपे हुए टाइप में रहते थे और तुरंत ही कोई गतिविधि होती थी तो राजा को जाके बता देते। तो वहां का गुप्तचर व्यवस्था भी काफी समृद्ध थी दोस्तों। ठीक है, आ जाओ, अब है राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था कैसी थी, मतलब अब वहां को चलाने के लिए, मतलब प्रशासन को चलाने के लिए कर भी तो वसूला जाता है। अभी भी देखो हमारे इंडिया के अंदर ही टैक्स निर्मला सीतारमण ने कितना ज्यादा बढ़ा दिया है, मिडिल क्लास खत्म ही होती जा रही है। ठीक है, मतलब मरी जा रही है अपना पे करते करते टैक्स। देखो किसानों से राजस्व लेते थे जिसमें से वो अपने किसानों की उपज का 1/4 और 1/6 हिस्सा कर लेते थे। 1/4 मतलब समझते हो ना, अगर 4 भाग है तो 1 भाग उनका, ठीक है ना, 4 भाग में से 1 भाग उनका, 3 भाग किसान का। ठीक है, अगर 6ठा भाग तो 6 भाग में से 5 भाग किसान का और 1 भाग किसका, प्रशासन का। बहुत बढ़िया। वाणिज्य और व्यापार, देखो शिल्पकारों और व्यापारियों से भी कर वसूला जाता था। जो शिल्पकार होते थे उनसे भी और व्यापारियों से भी, ट्रेडर से भी। अब देखो सम्राट के पास एक विशाल विभाग था जो राजस्व वसूली का कार्य करता था और कड़ी निगरानी में सारा काम होता था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हो गए राजस्व व्यवस्था से संबंधित। तो प्रशासनिक व्यवस्था में क्या है दोस्तों, पहले प्रशासनिक केंद्र है, फिर उसके बाद आपका सेना संचालन है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपका ये राजस्व व्यवस्था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर से, देखो आ जाओ। तो प्रमुख प्रशासनिक केंद्र पाटलिपुत्र है और उसके साथ 5 और तक्षशिला, उज्जैन, तोशिली, स्वर्णगिरी। ठीक है, इनका नियंत्रण कौन करता था, सम्राट करते थे। ठीक, सैनिक व्यवस्था में क्या है, एक समिति और 6 उप समितियां होती हैं जिसके अंदर नौसेना, यातायात आपूर्ति, पैदल सैनिक, अश्वरोही, रथ चालक और ये हमारे हाथी संचालन है। उसके बाद गुप्तचर व्यवस्था होता है जिसमें राजा को खबर पहुंचाई जाती है तुरंत। ठीक है, कोई साजिश न रची जा सके ताकि। फिर उसके बाद है राजस्व व्यवस्था। ठीक है, जिसमें किसानों का 1/4 और 1/6 हिस्सा भी लिया जाता था और ट्रेडरों से और शिल्पकारों से, आर्टिशियन से भी जो है कर वसूला जाता था। और इन कर वसूलने के लिए विभाग होता था जो कि बड़ी मतलब कड़ी निगरानी में रहता था। ठीक, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए और कुछ इंप्रूवमेंट लगेगी तो हम जरूर करेंगे। ठीक है, आपको खुश रखेंगे बस। ठीक है, देखिए उत्तर मौर्य काल में राजत्व के सिद्धांत। राजत्व मतलब क्या कि अपने आप को एक राजा की तरह, मतलब भगवान की तरह दिखाना, ये वाली बात हो जाती है। ठीक है, राजत्व मतलब तो उस समय कैसे उत्तर मौर्य काल में राजत्व के सिद्धांत बता रहे हैं हमें। ठीक है, तो आओ देखो उत्तर मौर्य काल में क्या हो रहा है, देखिए सॉरी, उत्तर मौर्य काल में राजत्व के सिद्धांत में राजा ने अपने अस्तित्व और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को अपनाया। धर्म मतलब भगवान से जोड़ा, संस्कृति में ऊंची बताई अपने आप को। देखो कैसे, ईश्वर तुल्य सिद्धांत। ईश्वर तुल्य मतलब क्या होता है, अपने आप को ईश्वर से कंपेयर करना, ईश्वर की तरह दिखाना अपने आप को, उसे कहते हैं ईश्वर तुल्य सिद्धांत। अब देखिए उत्तर मौर्य काल के राजाओं ने खुद को देवी देवताओं से जोड़ने का प्रयास किया ताकि जनता में भय और सम्मान उत्पन्न हो सके। देखो क्या है, अपने आप को राजा, जो राजा होते हैं देवी देवताओं की तरह जोड़ के देखते हैं ताकि
जनता उनसे डरे और उनका सम्मान करे। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है, यह कंफर्म करता है कि राजा को देवता का अवतार मानकर लोग उनकी सत्ता को चुनौती ना दे। मतलब वो समझे कि भगवान है, सबसे शक्तिशाली है, इनके खिलाफ कोई भी ना बोल सके। तो ये ऐसा इसलिए करते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत में भी देखो कुषाण शासकों ने भी खुद को देवता पुत्र, ठीक है, देवताओं का संतान घोषित किया। मथुरा और अफगानिस्तान में इन शासकों की मूर्तियां पाई गई जो इसे दर्शाती है कि वह अपने आप को देवताओं के समान मानते थे। मतलब देखो अपनी अपनी बड़ी बड़ी फोटो बनवा लेना, मतलब मूर्ति बनवा लेना और लोग उसकी पूजा करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि अपने आप को देवी देवताओं से जोड़कर बताते हैं। ठीक है, आगे चीन में भी ऐसा ही कुछ सिद्धांत हमें देखने को मिला कि वहां के जो शासक थे अपने आप को क्या बताते थे, स्वर्णीय पुत्र, धनपति, पृथ्वीपाल जैसे नामों से अपने आप को क्या करते थे दोस्तों, पुकारवाते थे। ठीक है, अब आगे है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का उदाहरण लेते हैं। समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशंसा में लिखा था कि वह समुद्र का देवता है, इंद्र है और धनपति है। अपने आप को परमात्मा बताता है और परमात्मा का पुत्र बताता है। उन्होंने खुद को अद्वितीय और अत्यंत शक्तिशाली बताया। मतलब अपने आप को इतना शक्तिशाली बताया कि उससे ज्यादा कोई शक्तिशाली है ही नहीं इस ब्रह्मांड में। ठीक है, तो हमने क्या देखा दोस्तों राजत्व के सिद्धांत में, पहले तो ये अपने आप को क्या दिखाते हैं, ईश्वर तुल्य सिद्धांत बताते हैं, अपने आप को देवी देवताओं से जोड़कर बताते ताकि क्या लोग जो है भय और डर में उनकी इज्जत कर सके, सम्मान करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मध्य एशिया और पश्चिमतम भारत में भी मतलब कुषाण शासकों ने मथुरा और कुछ अफगानिस्तान के इलाकों में उन शासकों की क्या मिलेगी, आपको मूर्तियां मिलेगी। ठीक, जिससे पता लगता है कि अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ के देखते थे। आगे चीन में भी कुछ ऐसे सम्राट मिले जो अपने आप को स्वर्गीय पुत्र, धनपति, पृथ्वीराज से ऐसे नामों से पुकारवाते थे। फिर समुद्रगुप्त का उदाहरण लेते हैं तो अपने आप को बताता है कि समुद्र का देवता हूं, इंद्र हूं, धनपति हूं और अपने आप को परमात्मा का पुत्र बताते हैं और बताते हैं कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजा अपने आप को राजत्व का सिद्धांत या ये सब जो भी है कैसे भी आए आपको लिख देना है। राजत्व आए तो फिर फटाफट कुछ नहीं सोचना, आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए अब है हमारे पास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसानों ने उपज बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए दोस्तों। मतलब उस समय मतलब देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ऐसा है जिस समय कि ये सारी चीजें विकसित होना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसानों ने उपज बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो देखिए निम्न तरीके अपनाए। पहला तो क्या है कि लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग। क्या दोस्तों, लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग करना। ठीक है, इसमें देखो लोहे के खोज से लोहे का हल बनाया गया और इस कृषि कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया गया जिससे किसानों को खेती या खेतों में अधिक पैदावार प्राप्त हुई। अब देखो अब जमीन जो है अब उसको हाथ से थोड़ी, कोई लकड़ी से थोड़ी, अब एक औजार मिल गया, इससे क्या हो गया, खेती करना और आसान हो गया, खेती की उपज बढ़ने लग गई। ठीक है, अब देखो धान की रोपाई। अब क्या थी कि धान की रोपाई गंगा घाटी में किसानों ने धान की रोपाई करना शुरू कर दिया, इससे धान की पैदावार में काफी वृद्धि हुई। क्योंकि धान उगाने के लिए उसको खूब सारा पानी चाहता है, मतलब पड़ता है, लगता है, तो उसी के लिए गंगा घाटी के नदी के पास जाओ और अपना उगाओ, खूब पानी मिलेगा और खूब वो खेती होगी वहां पर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या हो रहा है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब बढ़ते हैं सिंचाई प्रणाली। क्या दोस्तों, सिंचाई प्रणाली कैसे थी। देखो सिंचाई के लिए क्या होता है, तालाब खोद दिए गए या फिर कुएं से भी निकाल लिया पानी। देखो किसानों ने सिंचाई के लिए कुएं, तालाबों और नहरों का निर्माण किया जिससे सूखा और पानी की कमी की समस्याओं को कम कर दिया गया। उससे मतलब उन्होंने कुआं बनाया, ठीक है, क्या बनाया, कुआं बनाया, नहरें बनाए, तालाब बनाए, इससे क्या पानी और सूखा का समस्या खत्म ही हो गया। ठीक है, उससे भी क्या हुआ, पैदावार बढ़ने लगी। अब देखो पूर्वोत्तर और पर्वतीय क्षेत्रों में कुदाल का प्रयोग, जैसे देखो ये ना तालाब बना रखा है, कुआं बना रखा है। ठीक है, देखो उपमहाद्वीप के पर्वतीय क्षेत्रों और पर्वोत्तर इलाकों में कुदाल का प्रयोग किया गया जो इन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त था और कृषि उत्पाद में वृद्धि का कारण बना। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्या कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि की उपज कैसे बढ़ी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं आपको सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब है उत्तर मौर्य काल में व्यापार किस प्रकार किया गया था। व्यापार कैसे किया था, देखो समुद्री मार्ग से भी होता था, थल मार्ग से भी होता था। एक सेकंड दोस्तों, हाँ सॉरी, माफ कर देना, थोड़ी तबीयत खराब है, फिर भी काम तो करना ही है।
सॉरी दोस्तों, सॉरी। चलो ठीक है, कोई नहीं। क्या है ना, थोड़ा ठंड हो गई है तो थोड़ा छाती जकड़ गया है। टेंशन नहीं लेने का है, काम करने का है बिल्कुल। उत्तर मौर्य काल में व्यापार किस प्रकार किया जाता था, मतलब व्यापार किस तरीके से होता था दोस्तों, ये बताना है हमें। देखो, उत्तर मौर्य काल में व्यापार समुद्र और थल मार्गों दोनों के माध्यम से किया जाता था। इसके मुख्य पहलू निम्नलिखित है। तो देखो, पहले आंतरिक और बाहरी व्यापार। तो देखो, समुद्री व्यापार और स्थल मार्ग व्यापार। देखो, समुद्री जो व्यापार होता था वो थोड़ा खतरनाक माना जाता था, ये काफी लंबे समय तक चलता था। ठीक है, देखो, भारत में व्यापार दोनों आंतरिक और बाहरी स्तर पर किए जाते थे। ठीक है, अफ्रीका, एशिया, चीन एक व्यापार का विस्तार हुआ था। समुद्र के व्यापार के लिए बंदरगाहों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, बंदरगाह मतलब पत्तन, जहां पर शिप रुकती है और वहां पे सामान चढ़ाना उतारना ये सारा काम होता है। ठीक, स्थल मार्ग। देखो, स्थल मार्गों पर बैलगाड़ी, खच्चर और गधे के माध्यम से व्यापार होता था, मतलब छोटे छोटे इलाकों को ये ऐसे कवर करते थे। ठीक है, तो ये हमारा आंतरिक और बाहरी व्यापार रहा। आगे चलते हैं। तो देखो, निर्यात। देखो, भारत से नमक, कपड़ा, धातु, पत्थर और जड़ी बूटियां बड़ी मात्रा में ले जाई जाती थी, बाहर के देशों में भेजी जाती थी। विशेष रूप से काली मिर्च और जड़ी बूटियां रोमन साम्राज्य में बहुत मांग थी इनकी। ठीक है, व्यापार संघ श्रेणी। देखो, व्यापारियों का एक संघ होता था जिसे श्रेणी कहा जाता था, जो कच्चे माल खरीदते थे और तैयार माल करके उसे बेचते थे। बहुत बढ़िया दोस्तों, अभी तक आप बने हुए हो, आप ही मेरे सच्चे स्टूडेंट हो दोस्तों, आप ही। मानता हूं आप लोगों को। ठीक है, लाइक करिए वीडियो को, शेयर कीजिए, उनको भी भेजिए जो कभी पढ़ते नहीं है, उठाए किताब, वो भी पढ़ना चालू करेंगे चीज देख के। ठीक है, आइए। समुद्र मार्ग, मतलब समुद्र मार्गों की खतरनाक यात्रा। देखो, समुद्र यात्रा खतरनाक होती थी, लेकिन व्यापारियों के लिए यह काफी लाभकारी होता था, क्योंकि इस यहाँ से बड़ी महत्वपूर्ण चीजें मिलती थी लोगों को। ठीक है, इसे बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता था। देखो दोस्तों, क्या है, ये एंड हुआ है हमारा यहाँ पर। ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर किया है, जो कि मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आएगा, और काफी बार ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए भी हैं। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको इनमें से ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और दोस्तों, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं, मेरे को पक्का पता है। आपसे मैं गारंटी दे रहा हूं भाई आप लोगों को। ठीक है, ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों तक भेजो, उनको कहो कि भाई पढ़ ले, अब टाइम नहीं है हमारे पास, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हिसाब से। ठीक है, अब नहीं है बिल्कुल भी मन चुराने वाला बात। दोस्तों, मैंने आपसे कहा है कि 90+ आएंगे तो आएंगे, बस लगे रहो मेरे साथ। ठीक है, वीडियो स्किप मत करना कहीं भी, पूरी देखना। ठीक है, यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, फुल टाइम लगता है दोस्तों। आंखें दिख रहे हो कैसी हो गई आंखें, पूरे दिन लैपटॉप पे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, और पढ़ना लगातार जारी रखें।